नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जी के फ्लैश ऑन में। आज हम बात करेंगे कैसे हम जो हिंदी में गद्यांश और पद्यांश होते हैं उनको कैसे अच्छे से करें और क्या उनका अभ्यास ज़रूरी है, ये भी हमें जानना है। क्या गद्यांश और पद्यांश का भी अभ्यास करना चाहिए? तो हाँ, हमें गद्यांश और पद्यांश दोनों का अभ्यास करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए वो जान लीजिए। 15 नंबर के हमारे गद्यांश और पद्यांश के क्वेश्चन आते हैं। इनमें से 9 क्वेश्चन आपके आएंगे गद्यांश के और 6 क्वेश्चन आएंगे आपके पद्यांश के। तो 9 और 6 हो गए आपके 15। तो 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश दोनों से मिलकर आते हैं और हमारा सीटेट का पेपर होता है 150 नंबर का। अब इसमें 15 क्वेश्चन आपके हो गए हिंदी के और बचे साथ में 15, चाहे आप संस्कृत से दो चाहे इंग्लिश से दो, तो आपके 30 नंबर इन 150 में से गद्यांश और पद्यांश के ही हो गए। तो इन दो सब्जेक्ट से ही आपके 30 नंबर हो गए। अब ये गद्यांश और पद्यांश अगर आप इसका एक बार अभ्यास अच्छे से कर लेते हैं, एक दो बार 2-4 गद्यांश के जो पुराने पेपर हो चुके हैं सीटेट के उनको देख लेते हैं किस तरह से आ रहे हैं, तो आपके ये 15-15 करके 30 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 15-15 करके आपके 30 नंबर पक्के करने के लिए आपको बस इतना करना है कि गद्यांश और पद्यांश का एक और अभ्यास करना है। और कैसे करने हैं वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वैसे तो सभी को अपने अपने तरीके से करना चाहिए, फिर भी 2 तरीके आज मैं आपको बताऊँगा इसमें कि 2 मेथड किस तरह से हम गद्यांश और पद्यांश को करें जो हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन सही हो जाएँ और हमें 30 में से 30 नंबर मिल जाएँ। अब आप देखेंगे कि सीटेट को पास करने के लिए 90 नंबर चाहिए होते हैं और 90 में से 30 हमको गद्यांश और पद्यांश से पूरे पूरे मिलने ही चाहिए। हर एक किसी बच्चे के ये 30 नंबर पक्के होने चाहिए और इनको कंफर्म अगर आपको 100% 30 ही लाने हैं तो आपको कम से कम 2 से 4 बार तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। किससे? पुराने PYQ से। तो आज हम जो PYQ करने वाले हैं वो है हमारा जुलाई 2024 में जो पेपर हो चुका है उसका। तो देखते हैं, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे गद्यांश। गद्यांश दिए हैं आपको 91 से 99 तक के सारे क्वेश्चन आपके गद्यांश से, यानी कि आपके 9 क्वेश्चन गद्यांश के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए 2 मेथड से आप गद्यांश को पढ़ सकते हैं। पहला मेथड है या तो आप पूरा गद्यांश पढ़ लीजिए उसके बाद क्वेश्चन देखिए, और दूसरा मेथड है कि आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए 1-2 और फिर आप गद्यांश पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको 1-2 क्वेश्चन के आंसर साथ के साथ मिलते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही करना है कि 1-2 क्वेश्चन पर नज़र डाल लेनी है कि क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो उन क्वेश्चनों के आंसर तो आपको साथ में मिलेंगे ही और आप गद्यांश को पढ़ेंगे भी। तो ये तो आपको करना ही है, इसलिए आपको पहले 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। तो जैसे कि 91वां क्वेश्चन दिया है, कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। तो इसके ऑप्शन आपको बाद में पढ़ने, बस आपने क्वेश्चन पढ़ लिया कि कौन सा साहित्य कालजयी साहित्य बन पाता है। अब स्टार्ट करेंगे हम गद्यांश पढ़ना। यही मेथड सबसे बेस्ट लगता है मुझे कि आप पहले 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए उसके बाद गद्यांश पढ़िए। आपको गद्यांश तो पढ़ना ही है। अब हम स्टार्ट करेंगे। साहित्य सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। यह साहित्य और समाज का गहरा संबंधी है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बराबर बनी रहती है। वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है। अब यहाँ पर इसने बता दिया वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है। यही पूछ रहा था कौन सा साहित्य कालजयी बन पाता है, तो वही साहित्य कालों के बंधन को तोड़कर उसकी सीमाओं से परे जाकर कालजयी बन पाता है जिसमें मानवीय सत्य की व्याख्या हो और संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो। तो इसका आंसर हमें मिल गया कि संवेदनाओं के सहारे आस्था जगाने का प्रयास हो और मानवीय सत्य की व्याख्या हो। तो इसमें ऑप्शन में दिया है मानवीय सत्य की व्याख्या करे, तो इसका आंसर हो गया 3rd। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन, और जितना हमने पैराग्राफ पढ़ लिया है उसको वहीं छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कालजयी से क्या तात्पर्य है। अब ये सीधे सीधे शब्दार्थ पूछ लिया, तो आपको कालजयी का अर्थ बताना है। तो कालजयी का अर्थ होता है काल पर जो विजय प्राप्त कर ले, जो जीत प्राप्त कर ले। जो काल विशेष में बंधा हुआ हो वो तो काल पर जीत प्राप्त नहीं कर पाएगा। काल विशेष की सही व्याख्या करता हो, सही व्याख्या करना का मतलब कालजयी नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। हर काल में प्रासंगिक हो, ये सही है। उसने काल पर समय पे अगर विजय प्राप्त कर ली तो वो या तो हर समय पर
हर समय उसका क्या होगा, उपयोग होगा। कोई भी, चाहे साहित्य हो या कोई व्यक्ति हो, कोई भी हो, वो समय समय पर यानी कि हर समय उसको याद किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, उसका महत्व याद किया जाएगा। और चौथा दिया अल्पकाल तक रहने वाला। अल्पकाल तक रहने वाला तो कालजयी होएगा ही नहीं, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 2। तो 2 क्वेश्चनों के हमें आंसर मिल गए। तीसरा दिया किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। तो अब हमें ये क्वेश्चन देखना है कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। आगे पढ़ेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर हमें लिख रहा है समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। तो समय समय पर साहित्यकारों ने समाज के बदतर होने की स्थिति को पहचाना है। कुछ रचनाकार हमारे साहित्य पटल पर ऐसी गहरी छाप छोड़ जाते हैं जिनकी आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। अब यहाँ से हमें पता पड़ेगा जिनके विचार सदैव तरोताज़ा ही रहते हैं और जिनकी रचनाएं समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं। उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह के साहित्यकारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है। जो समाज को जागरूक करते हैं, ये बिल्कुल सही है। नैतिक वाला नहीं होगा और समाज को मनोरंजन करने वाला भी नहीं होगा, जो समाज को विकसित करते हैं ये भी नहीं होगा। अब ये जागरूक करते हैं, ये इसका आंसर कहाँ से मिला? तो इसका आंसर इसमें छुपा था। ये कह रहा है समाज को दीप्त करने का दायित्व निभाती चलती हैं जिनकी रचनाएं। तो ये और तरोताज़ा ही रहते हैं, इनके विचार तरोताज़ा होंगे तभी तो वो समाज को जागरूक कर पाएंगे। और दीप्त करने का मतलब भी जागरूक करना होता है, उनको रोशनी दिखाना, प्रकाश दिखाना, यानी जागरूक करना। अगर हम किसी को रोशनी दिखाएंगे इसका मतलब उसे जागरूक करना है, ऐसा नहीं कि उनको नैतिक बनाना। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में। साहित्यकारों ने समाज की किस स्थिति की पहचान करने का प्रयास किया है? विकास की ओर अग्रसर समाज, उन्नतशील समाज, बिखरता हुआ समाज, पतन की ओर जाता हुआ समाज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पतन की ओर जाता हुआ समाज। क्यों हुआ है? क्योंकि उनका साहित्यकार व्यक्तित्व केवल समस्याओं को ही नहीं परखता बल्कि मनुष्यता में विश्वास को बचाए रखने की कोशिश करता है। तो विश्वास को बचाए रखना यानी कि पतन की ओर जो समाज जा रहा है उसको बचाए रखने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है गद्यांश के अनुसार साहित्य में किस तरह की चिंता झलकती है? समाज के आधुनिक होने की नहीं, नए सिद्धांतों के बनने की, ये भी नहीं है। दिया है मूल्यों के बिखरने की, ये सही है। सामाजिक विघटन की, ये भी नहीं है। अब देखिए मूल्यों के बिखरने की ये गद्यांश में ही दिया है, ये यहाँ पर इसने बात की है। ये देखिए साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बनी रहती है। तो यहाँ पर दिया है साफ साफ, यह साहित्य और समाज का गहरा संबंध है कि साहित्य में समाज के विशृंखलित होते सिद्धांतों और टूटते बिखरते मूल्यों की चिंता बनी रहती है। तो इसका आंसर भी हमें मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। विशृंखलित में प्रत्यय क्या है? अब आपको पता होगा कि प्रत्यय कैसे कहते हैं कि जो शब्द के पीछे लगता है। तो विशृंखलित, तो वि तो हो गया इसका उपसर्ग और श्रृंखला होती है हमारी एक पूरा शब्द। तो इसमें श्रृंखला में इत जो है वो लगा है क्या? प्रत्यय। तो इसमें इत हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है समाज में बदतर होने की स्थिति, वाक्य में जो बदतर पर रेखा हो रही है अंडरलाइन, उसका अर्थ बताना। बदतर यानी कि अभिमानी नहीं, बेईमानी नहीं, अत्यधिक बुरा, ये सही है, और दुराचारी, ये भी नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन दिया है विश्वास शब्द का अर्थ बताना है आपको। तो विश्वास का अर्थ सबको पता है, विश्वास का अर्थ विश्व में, ये नहीं होगा। तत्व ज्ञान संबंधी, ये भी नहीं होगा। विश्व से संबंधित नियम, ये भी नहीं होगा। निश्चित धारणा, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो गया। अब 99वां क्वेश्चन दिया है समाज को गति कौन प्रदान करता है? विज्ञान, तकनीकी विकास, शिक्षा या साहित्य? अब पूरा पैराग्राफ साहित्य के ऊपर दिया है तो इसका आंसर भी साहित्य होगा। फिर भी आपको एक बार कंफर्म कर लेना है इसके पैराग्राफ से। पैराग्राफ में जो चीज़ आपको पैराग्राफ में दी है उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है, ना कि खुद के अकॉर्डिंग। खुद के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ शब्द का अर्थ बताना है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो इसमें दिया है साहित्य समाज को
सदैव समाज को निरंतरता प्रदान करता है। तो ये शुरू की पहली लाइन में इसका आंसर आपको मिल गया कि जो साहित्य है वो समाज को सदैव निरंतरता प्रदान करता है, और निरंतरता का ही मतलब गति है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा साहित्य। अब देखेंगे हम पद्य। तो अब ये छोटा सा पद्यांश दिया है, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और सीधे इसका क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन ही देखते हैं, इसलिए हम देखेंगे पहले क्वेश्चन। देव सावसान का संधि विच्छेद क्या है? अब इसका इस पूरे पद्यांश से कोई मतलब नहीं है, आपको संधि विच्छेद आएंगे तो आप इनको कर पाएंगे। तो देव दिवस प्लस अवसान, ये इसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। दिवा प्लस अवसान ये कुछ नहीं होगा, दिवस एक पूरा शब्द होता है और उसके पीछे अवसान जोड़ेंगे हम, तब वो बनेगा दिवसावसान, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन 1 हो गया। अब इसका मतलब आपको क्या है कि पद्यांश करने के लिए थोड़ी बहुत आपको व्याकरण में संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय ये भी आने चाहिए। पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, तो आपको ये पढ़कर ही बताना पड़ेगा। तो हम पढ़ते हैं, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास, हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज की रानी का वह करता है अभिषेक। तो ये प्रकृति की बात की जा रही है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा पद्यांश में किसका चित्रण हुआ है, प्रकृति का। अगला क्वेश्चन दिया है, हृदय राज की रानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो हृदय राज की रानी, जब उसने पूरी गद्यांश की बात की है, दिवसावसान से स्टार्ट किया उसने, दिवसावसान का समय, और मेघ में आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या है, वो शाम की बात कर रहा है, यानी कि संध्या की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तिमिर माने अंधेरा होता है, आकाश माने बादल, और मेघ माने भी बादल, तो इसलिए ये तीनों नहीं होंगे इसके, सिर्फ संध्या इसका सही आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, संध्या सुंदरी किस तरह के आकाश से उतर रही है? तो ये पद्यांश में ही आपको देखना है, संध्या सुंदरी कहाँ से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे मेघ में आसमान से उतर रही है, तो ये हमें मिल गया मेघ में आसमान से, तो इसका आंसर हम देखेंगे मेघ में मतलब बादलों से भरे आकाश से, सूर्य की लालिमा नहीं है, मेघ माने होता है बारिश या फिर बादल, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसके हंसने की बात की गई है? मेघ, तारा, संध्या, आकाश। अब देखते हैं ये भी पद्यांश में, तो इसमें दिया गया है, हंसता है तो केवल तारा एक, तो इसमें सीधे सीधे इसका आंसर हमें मिल गया तारा। ऐसे ही आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर पद्यांश का पूछ रहा है तो पद्यांश से ही ढूंढना है, अपने आप से कोई अंदाज़ा नहीं लगाना है। और लास्ट क्वेश्चन दिया है, पद्यांश में किस अलंकार का प्रयोग अधिक मुखरित है? अब जो अलंकार है वो आपको पूरे अलंकार आने चाहिए, तभी आप उसको कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको अलंकार अगर पढ़ने पड़ते हैं तो 10-15 मिनट डेली एक एक अलंकार पढ़ेंगे आप, तो अच्छे से उसको समझ भी पाएंगे और 4-5 अलंकार समझ जाएंगे। फिर जैसे आपको पता है इसमें अनुप्रास नहीं है, यमक नहीं है, अतिशयोक्ति नहीं है, तो फिर बचा कौन सा, मानवीयकरण। अब ये क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मानवीयकरण अलंकार होता है उसमें क्या होता है कि जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं या जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनकी कल्पना ऐसे की जाती है, उनके बारे में ऐसे बात की जाती है जैसे क्या वो कोई मानव के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसी को हम कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। अब इसमें ये संध्या सुंदरी परीसी धीरे धीरे मेघ में आसमान से उतर रही है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे क्या कोई इंसान है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आवास, मधुर मधुर हैं दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। तो अधर कहते हैं होठ से, तो ये शाम के जो होठ हैं, अंधेरा है, ये तो ऐसे बात की जा रही है, ऐसे वर्णन कर रहा है कवि जैसे क्या कोई इंसान है। तो इस तरह से अगर कोई वर्णन करता है तो इसको हम बोलते हैं मानवीयकरण अलंकार, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन 4। तो आज हमने देखा कैसे हमको गद्यांश और पद्यांश करने हैं, और इनको करने से आपके 30 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे दोनों विषय से, 15 आपके हिंदी से और 15 आप चाहे इंग्लिश लें चाहे संस्कृत उससे। तो आपको ऐसे ही अभ्यास करनी है, जैसे ही आप 4-5 गद्यांश
पुराने सीटेट में आए हुए पेपरों से कर लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में उनको सॉल्व करना है। और जितने ज़्यादा आप करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। 30 नंबर को आप कम ना आंकें। इन 30 नंबर से आपका 1/3 हिस्सा पूरा होता है। आपको 90 में से 30 नंबर सिर्फ गद्यांश से ही मिल जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से कर लेते हैं, इनका अभ्यास कर लेते हैं तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।